गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट। तो देखिए, इससे पहले हमने टेबुलेशन फॉर्म पढ़ ली है, ठीक है। अब हम बार डायग्राम्स देखेंगे कि बार डायग्राम्स क्या होते हैं। बार डायग्राम्स आर दोज डायग्राम्स इन विच डेटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार्स एंड रेक्टेंगल्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो बार डायग्राम्स है वो उन डायग्राम्स को कहा जाता है जिसमें डेटा आर प्रेजेंटेड, कि डेटा को प्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ बार्स, बार की फॉर्म में, एंड रेक्टेंगल्स, और रेक्टेंगल्स की फॉर्म में, ठीक है। अब हम देखते हैं फीचर्स क्या है इसके, फीचर्स ऑफ बार डायग्राम्स। तो बार डायग्राम का सबसे पहला फीचर है कि ब्रेड्थ रिमेन्स द सेम, कि जो उनकी चौड़ाई है, ब्रेड्थ है, वो सेम रहेगी। उनकी जो लंबाई है, देखिए इन बार्स में देखिए इनकी जो लंबाई है वो अलग अलग चल रही है, लेकिन इनकी जो चौड़ाई है उनका माप एक जैसा ही होता है। नेक्स्ट है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, कि जो बार्स होते हैं वो वर्टिकल भी हो सकते हैं एंड हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं। जैसा कि हमने इसमें बताया कि ये जो बार्स दिखाई दे रहे हैं ये सारे क्या हैं, वर्टिकल हैं। इस तरीके के बार्स को हम क्या कहते हैं, वर्टिकल बार्स का नाम देते हैं। अगर ये बार्स उल्टे कर दिए जाएं या इस तरफ कर दिए जाएं तो ये क्या कहलाएंगे, हॉरिजॉन्टल बार्स कहलाएंगे, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो बार्स होते हैं वो वर्टिकल भी हम शो कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी हम शो कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज बार्स आर इक्वी डिस्टेंट, जो बार है उनका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। जैसे ये बार है और इस बार के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, उसी तरीके से दूसरे और तीसरे बार में भी इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन कॉमन बेस लाइन, कि एक कॉमन बेस लाइन है, इसी पर ही सारे बार हमें स्टैंड करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ बार हम इस तरीके से दिखा रहे हैं और कुछ इस तरीके से। जो हमारी बेस लाइन है वो एक कॉमन बेस लाइन है, उसी पर ही हमें क्या करना है, बार्स को प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, कि जो भी हम दिखा रहे हैं डेटा, जो भी हम बार दिखा रहे हैं उसको पहले डेटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और तभी हम क्या करेंगे, बार को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें बार और बार के फीचर पता चले। बार से हमने देखा कि बार किसे कहते हैं, जब हम किसी भी डेटा को प्रेजेंट करते हैं बार की या रेक्टेंगल की फॉर्म में तो उसको हम बार डायग्राम का नाम देते हैं, ठीक है। फीचर्स में हमने क्या क्या पढ़ा कि ब्रेड्थ जो है उसकी सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, लेकिन जो उनकी हाइट है, जो उनकी लंबाई है वो अकॉर्डिंग टू डेटा चेंज होती रहेगी। फिर हमने वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पढ़ लिया है कि वर्टिकल बार भी हो सकते हैं और हॉरिजॉन्टल बार भी हो सकते हैं। जो खड़ी लाइन होती है उसको वर्टिकल कहा जाता है, और जो इस तरीके से पैरेलल लाइन होती है, यहाँ पैरेलल तो इसे भी कहा जा सकता है, लेकिन जो पड़ी हुई लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल बार कहते हैं। बार्स आर इक्वी डिस्टेंस, इसका भी हमें पता चल गया है कि इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। जैसे ए और बी में ये जो डिस्टेंस है उतना ही बी और सी में ये डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। बेस्ड ऑन कॉमन बेस लाइन, की ये जो एक कॉमन बेस लाइन दिखाई दे रही है जिस पर ये सारे बार्स टिके हुए हैं उसका होना बहुत ज़रूरी है, उसी पर ही बार होने चाहिए। इसके अलावा हमारे जो बार हैं वो इस तरीके से सेपरेट नहीं होने चाहिए कि हम उसको मेज़र ही ना कर पाएँ या कंपैरिजन ही ना कर पाएँ। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे बार होने चाहिए, ठीक है। पहले हम डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, बार को रीअरेंज करते हैं, ठीक है। तो देखिए बार बहुत तरीके के हो सकते हैं। आपके टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स, बार डायग्राम्स के बहुत सारे टाइप्स हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं सिंपल बार डायग्राम्स। तो सिंपल बार डायग्राम्स में क्या है कि हम एक न्यूमेरिकल डेटा को उठाते हैं और जैसे कि हम ईयर वाइज भी देख सकते हैं, उनकी किसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स को उठा लेते हैं, उसके बेसिस पर हम उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और एक बार डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया ये जो ए है तो ए प्रोडक्ट का बार डायग्राम ये है, ठीक है। बी का ये बार लाइन जा रही है, सी की ये है, डी एंड ई, ठीक है। ये जो है हमारा वर्टिकल फॉर्म में है, सिंपल कहा जाएगा क्योंकि सिर्फ हम एक ही कैरेक्टर को या एक ही प्रोडक्ट को या एक ही चीज़ को उठा रहे हैं, ठीक है। अगर ये बार डायग्राम इस तरीके से बना होता
तो ये जब बेस लाइन इधर आ जाती है, जैसे ये बेस लाइन इधर है, अगर बेस लाइन इधर आ जाती और बार इस तरीके से बने होते तो उसको हम क्या कह सकते थे, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम कह सकते थे। हालांकि दोनों ही सिंपल में आते हैं, वर्टिकल भी आपका सिंपल में आता है और हॉरिजॉन्टल भी सिंपल में ही आता है। ये तो सिर्फ एक फॉर्म है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी डेटा को। ठीक है, सिंपल समझ में आया आपको। उसके बाद आता है मल्टीपल बार डायग्राम्स। मल्टीपल बार डायग्राम्स में क्या होता है कि जब भी आप कोई दो या दो से ज़्यादा चीज़ें ले रहे हो या दो से ज़्यादा आप कैरेक्टर उठा रहे हो तो उसमें मल्टीपल बार डायग्राम्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे मान लिया हमारे पास दो प्रोडक्ट है ए और बी, हमें उनकी सेल देखनी है कि सेल कितनी गई है। तो 2006, 2007, 2008 और 2009 हमने 4 साल के डेटा को उठाया है। ठीक है, तो 2006 में क्या है, हमने देखा कि जो ए की सेल है वो ज़्यादा है बी की सेल से। ठीक है, तो ए की सेल हमने यहाँ पे दिखा दी है, बी की सेल इसके साथ में ही दिखा दी है। क्यों? क्योंकि ये 2006 का डेटा है। ठीक है, जब भी हम किसी दो को या तीन को एक साथ दिखाते हैं मल्टीपल बार डायग्राम की हेल्प से, तो हम उनमें अलग अलग कलर भर सकते हैं। ठीक है, जिससे हम उसको क्या कर सकें, डिफ्रेंशिएट कर सकें। ऐसे ही 2007 का है ए और बी का, तो देखिए 2008 में भी ऐसे ही है, लेकिन 2009 में क्या हो रहा है कि ए जो है, ए की जो सेल है वो कम हो गई है, बी की सेल बढ़ गई है। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं कि जैसे मैंने फर्स्ट वाले को, ए वाले को कलर किया हुआ है, अगर दो है तो आप एक को कलर कर दीजिए और एक को मत कीजिए, उससे भी क्या होता है, डिफ्रेंशिएट हो रहा है आपका। तो ए अब इसमें भी मैंने ए को कलर किया हुआ है, इसमें भी और इसमें भी, तो इससे आपको साफ पता चल रहा है कि जो ए है उसकी सेल और बी की जो सेल है वो उसको सेपरेट किया गया है, अलग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट वन है आपका सब डिवाइडेड बार डायग्राम। इसको सब डिवीज़न भी कह सकते हैं। सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स में क्या होता है कि आपका जो बार है, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स तो बार की वही रहेंगी, फीचर्स जो हैं वो तो वही रहेंगे। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डेटा वो जो है चेंज होते रहते हैं, जो डायग्राम्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग या उनके पार्टीशन के अकॉर्डिंग। जब हम किसी बार का पार्टीशन कर देते हैं तो उसको सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स के नाम से जाना जाता है। मानकर चलते हैं कि 2007 में हमारा जो डेटा है वो कहाँ तक पहुँचा, 80 तक पहुँचा, लेकिन इसमें कुछ डिवीज़न है। ठीक है, क्या डिवीज़न है कि दो पार्ट में भेजा गया है वो डेटा, और दो पार्ट में पहले 40 तक और फिर उसके बाद 40 तक। हम इसमें क्या करते हैं कि जो एक पार्ट है उसको कलर कर देते हैं ताकि वो दूसरे से सेपरेट दिखाई दे। ठीक है, 2008 में हमने क्या किया, 60 और 40 का रेशो हम ले रहे हैं। ठीक है, हमारा जो टोटल था वो 100 था। अब टोटल को हमने स्प्लिट किया है किस फॉर्म में, 60 एंड 40 की फॉर्म में। ऐसे ही 130 है, 130 को हमने 20 एंड 110 की फॉर्म में स्प्लिट कर दिया है। और ऐसे ही 140 को हमने 100 एंड 40 की फॉर्म में क्या कर दिया है, स्प्लिट कर दिया है, तोड़ दिया है। ठीक है, तो जो ऊपर लिखे गए हैं गाइज वो आपके टोटल हैं, और जो इनके अंदर लिखे गए हैं वो स्प्लिटिंग पार्ट हैं, जिससे आपको पता चल रहा है कि इनको क्या किया गया है, अलग किया गया है, इनका डिवीज़न किया गया है। ठीक है, अब अगर इसी डिवीज़न को जब हम परसेंटेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा किस में आ जाता है, परसेंटेज बार डायग्राम्स में आ जाता है। अब देखिए परसेंटेज बार डायग्राम में क्या है कि मान लिया हमने दो डेटा, जब भी डेटा कुछ ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जो उनमें कैरेक्टर हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम इस परसेंटेज बार डायग्राम जब हम उसकी परसेंटेज निकालते हैं तो इसमें हम जो एब्सोल्यूट डेटा है उसको नहीं लेते हैं, हम इसमें रिलेटिव डेटा को लेते हैं। मतलब कि जो ओरिजिनल उनकी वैल्यू है वो नहीं ली जाती है, उसको एक परसेंटेज की फॉर्म में पहले कैलकुलेट किया जाता है और उस परसेंटेज को शो किया जाता है। ठीक है, तो हमने परसेंटेज देख लिया है, इनका जो टोटल परसेंटेज आप देखोगे तो टोटल आपका 100 ही आएगा। ठीक है, इसमें कुमुलेटिव परसेंटेज के बेसिस पर ये डायग्राम बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, मानकर चलते हैं कि ये 1998 का डेटा है। ठीक है, तो फर्स्टली हमने देखा कि ये डेटा कहाँ तक पहुँचा, फर्स्ट पार्ट में जो प्राइमरी सेक्टर हमने मान के चलते 3
सेक्टर ले लिए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी या फिर सर्विस सेक्टर आपने ले लिया है। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर आपका कितना है, प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन आपको मिल रहा है वो कितना है 18.3%। ठीक है, 18.3% है। उसके बाद सेकेंडरी का जो है वो आपका यहाँ तक है 22.6%, लेकिन जो टोटल है वो यहाँ तक हो गया आपका 40 तक। ठीक है, अब 100 में से आपको ये यहाँ तक का घटा देना है। ठीक है, 22.6 एंड 18.3 ये घटा देना है, तो आपके पास 59.1 आएगा, जो कि आपका सर्विस सेक्टर या फिर टर्सरी सेक्टर का बचता है। इस तरीके से आपको कुमुलेटिव करना है इसको। ठीक है, कुमुलेटिव करके परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज का कुमुलेटिव जो है, कुमुलेटिव परसेंटेज को यहाँ पे आपको शो करना है। समझ आया? नेक्स्ट वन है आपका पाई और सर्कुलर डायग्राम्स। पाई चार्ट आपने कई बार नाम सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा एंड ड्रॉ भी किया होगा। तो पाई चार्ट में हम क्या करते हैं कि एक सर्कल बनाते हैं। सर्कल में जब हम डेटा को परसेंटेज की या डिग्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, आपका पाई चार्ट या पाई और सर्कुलर डायग्राम्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम एक टेबल लेते हैं, उस टेबल की हेल्प से क्या समझते हैं कि पाई डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास सेक्टर्स हैं। ठीक है, सेक्टर हम निकालेंगे, फिर परसेंटेज हम देख रहे हैं, कंट्रीब्यूशन हम कैसे निकालेंगे ये सीखेंगे। ठीक है, तो सेक्टर हमारे पास 5 हैं। कितने सेक्टर है? 5 है, A, B, C, D एंड E। ये 5 सेक्टर हैं, तो हमने यहाँ पे इनको शो किया है A, B, C, D, E के नाम से। ठीक है, नीचे हम इनका टोटल करेंगे तो ए सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है परसेंटेज की फॉर्म में 18.2% और बी का कितना है 23%, सी का 27.8%, डी का कितना है 17.5% और ई का कितना है 13.5%। ये इनका परसेंटेज है। ठीक है, लेकिन जब भी हम पाई चार्ट बना रहे हैं तो उसको हम परसेंटेज की फॉर्म में शो कर सकते हैं 100% टोटल लेकर, लेकिन हमें क्या करना है, हमें पता है कि एक जो पाई चार्ट है उसमें एंगल्स का टोटल कितना होता है 360 डिग्री। तो क्यों ना हम उसको एंगल में कन्वर्ट कर ले। तो परसेंटेज से जब डेटा को एंगल में कन्वर्ट किया जाता है तो किस तरीके से हम करेंगे, उसको ही हम क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन, कि उसका कितना कंट्रीब्यूशन है डिग्री की फॉर्म में। ठीक है, तो हमने देखा कि ये टोटल परसेंट कितने थे 100। ठीक है, और हर एक का अलग अलग परसेंट भी दिया हुआ है, तो अलग अलग हमें कंट्रीब्यूशन निकालना है इनका। तो ए का परसेंटेज कितना था 18.2 और टोटल कितना था 100%, और हमें निकालना क्या है डिग्री की फॉर्म में निकालना है, जो कि टोटल कितनी होती है 360 डिग्री। तो हम लिखेंगे 18.2 अपॉन में टोटल इसका 100 मल्टीप्लाई बाय जिसमें हमें शो करना है 360 डिग्री। तो हमारे पास आ गया 65.5 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही हम इसका भी कर सकते हैं। कैसे 23.0 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। ठीक है, इसका हो गया कितना आया है 82.8 डिग्री। अब इसका हम कैसे करेंगे 27.8 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। ऐसे हमने इसको कन्वर्ट किया तो कितना आया 100.1%। ऐसे ही इसका करेंगे, परसेंटेज दे रखा है 17.5, आप भी साथ साथ कीजिए तो कितना आएगा 17.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। तो ये कितना आ गया 63 डिग्री। अब लास्ट हमारा बचा है 13.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। तो अब इसमें क्या है आपका कितना आया है 48.6। जब आप परसेंटेज को इन सभी को टोटल करोगे तो आपके 100% आएंगे। ठीक है, और जब आप इनको टोटल करोगे तो आपके 360 डिग्री आएंगे। क्यों? क्योंकि एक जो पाई चार्ट होता है, एक जो सर्कल होता है, उसमें जो एंगल्स होते हैं उनका सम टोटल कितना होता है 360 डिग्री, और जो परसेंटेज हम लेकर चलते हैं वो 100% उसको लेकर चलते हैं। अब हमें शो करना है तो हमें कितने पार्ट बनाने पड़ेंगे जितने हमारे पास सेक्टर हैं। सेक्टर हमारे पास कितने हैं 5,
तो हमने एक पाई चार्ट में 5 पार्ट बनाने हैं, ठीक है। और जो 5 पार्ट है उनको अलग अलग कलर से आप क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो, या फिर अलग अलग साइंस उनको दे सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए हमने जो ए पार्ट है इसको हम किसकी हेल्प से, या तो आप जो आपका प्रकार होता है प्रकार से भी आप इसको बना सकते हो, ठीक है। वरना आप किसी भी तरीके से इस सर्कल को ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन मेज़रमेंट आपको सही से करना है, ठीक है। क्योंकि एक जो मेज़रमेंट है वो दूसरे पर भी डिपेंड करता है, जो बाकी मेज़रमेंट बनेंगे वो एक के हिसाब से ही बनेंगे। तो अब हमने ए देखा 65.5। अब जब भी हम इसको प्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि जो भी डेटा हम शो कर रहे हैं वो क्लॉकवाइज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी चलती है ना, इस तरीके से ऐसे होना चाहिए डेटा, ठीक है। तो हम सबसे पहले ए को प्रेजेंट करते हैं। तो कितना था ए हमारा, डिग्री में देखेंगे कितना था, 65.5 डिग्री। तो हमने देखा यहाँ पे 90, ये एक लाइन लगाई है हमने यहाँ पे। फिर हमने इसको प्रकार के हेल्प से क्या किया है, 65.5 डिग्री का एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद हमारा 82.8 था, या फिर आप चांदी की हेल्प से भी कर सकते हो, जो पाई डायग्राम का भी आता है एक, ठीक है, मेज़रमेंट के लिए स्केल जो होता है। तो 82.8 हमने बी को दे दिया, सी को हमने कितना दिया 100.1 डिग्री, और डी को 63 डिग्री, ई को हमने 48.6 डिग्री दे दिया है। तो पाई चार्ट की हेल्प से आपको कोई भी चीज़ बहुत ही जल्दी समझ में आ जाती है। तो बार डायग्राम्स क्यों हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं? क्योंकि अगर हमें वही चीज़ थ्योरी के रूप में बताई जाए तो हमें वो ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहती है, लेकिन अगर वही चीज़ हमें किसी डायग्राम से बताई जाए तो हमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, और लॉन्ग लास्टिंग हमें वो याद भी रहते हैं। इसलिए कहा गया है कि जो 100 वर्ड्स हैं उनकी बजाय अगर एक डायग्राम बना दिया जाए तो वो ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि बार डायग्राम्स जो हैं उनके टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। तो आपके एग्ज़ाम में कोई डेटा दे दिया जाएगा, डेटा को देकर क्या करेंगे, आपसे पूछेंगे या कहेंगे कि आपको इस तरीके का डायग्राम बनाना है, या फिर आपको बता देंगे कि इन चारों में से, इन पांचों में से आपको कौन सा वाला डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो आप जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कीजिए इस तरीके से, उनको पाई चार्ट की हेल्प से सॉल्व कीजिए। जो बार डायग्राम्स हैं उनकी हेल्प से शो कीजिए। मान लिया कि 2 कंपनीज़ के डेटा दे रखे हैं, उनको बार डायग्राम से शो करना है, तो आप किस तरीके से करोगे? मल्टीपल, क्योंकि सिंपल तो उसमें चलेगा नहीं, 2 कंपनीज़ हैं, कंपैरिजन भी करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मल्टीपल बार डायग्राम्स यहाँ पे काम आएंगे। एक डायग्राम में जो कमी रह गई उसको दूसरे ने पूरा किया, दूसरे में जो कमी रह गई उसको तीसरे ने पूरा किया। इस तरीके से क्या हुआ है, इन्वेंट हुए हैं ये अलग अलग डायग्राम्स, ठीक है। तो इसको सब डिवाइडेड को डिफरेंशियल भी बोला जाता है, डिफरेंशिएटेड भी बोला जाता है, इसके बहुत से नाम भी हैं, और जो सिंपल हैं उसको जनरल भी बोला जाता है, ठीक है। तो बार डायग्राम्स जो हैं हमने इससे पहले टेबुलेशन का पढ़ा था, टेबुलर फॉर्म क्या होती है, या फिर टेबल की फॉर्म, कंटेंट उसके पढ़े थे, ठीक है। तो जो बार डायग्राम्स है वो हमारे क्लीन एंड क्लियर होने चाहिए, जो हमारी जो मान लिया ग्रोथ हो रही है वो शो कर सके, या डिक्लाइन हो रहा है हमारी कंपनी में वो शो करे। तो बार डायग्राम की हेल्प से हम प्रेजेंटेशन को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। अब जो फीचर्स हैं बार डायग्राम के वो एज इट इज़ होने चाहिए उसमें, तभी उसमें एक्यूरेसी बनी रहती है, ऑब्जेक्टिविटी बनी रहती है। अगर बार डायग्राम्स को, इन फीचर्स को ध्यान में रख के नहीं बनाया जाता है तो वो ज़्यादा रिलायबल नहीं कहे जाएंगे। मान के चलते हैं कि अब हमने जो ब्रेड्थ ली थी वो अगर इनकी सेम नहीं होती तो क्या हम उसको सही रूप में बार डायग्राम्स कह सकते थे? नहीं कह सकते, ठीक है। इसलिए जब भी हम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं तो हमें एक बार फीचर्स को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कि हमें जो कॉमन बेस लाइन है, कई बार क्या होता है कि कॉमन बेस लाइन बनाना भूल जाते हैं, या फिर जो कॉमन बेस लाइन है उस पे नंबरिंग या फिर नेमिंग करना भूल जाते हैं। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है, हमें एक प्रॉपर स्केल भी देना है, ठीक है। हमें जो प्रॉपर ईयर है वो भी देना है, प्रोडक्ट ले रहे हैं प्रोडक्ट का नाम भी देना है, एक पूरी इन्फॉर्मेशन हमें दी जाती है, ठीक है। तो
कुछ एग्ज़ाम्स में एक पोर्शन आता है DI का, डेटा इंटरप्रिटेशन का, तो उसमें बार डायग्राम्स, पाई चार्ट की हेल्प से हम क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बड़े लेवल पर अभी आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है, बहुत ही इजी वे में समझाया गया है, तो बड़े लेवल पर जब आप जाएंगे तो इनसे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, सो गाइज़, इसमें अगर इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, या फिर कमेंट करके आप बता सकते हैं। साथ ही साथ लर्न करते रहिए इस चीज़ को, ताकि माइंड में रहे, और सॉल्व कीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप खुद भी बना सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। सो थैंक यू गाइज़।